एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आज तीसरे आरोपी को भी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया। इस आरोपी को कल मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पुणे से गिरफ्तार किया था और मुंबई लेकर आई थी। मेडिकल टेस्ट के बाद आज उसे किला कोर्ट में पेश किया गया और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। तीसरे आरोपी को भी 21 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि प्रवीण लोनकर का इस हत्याकांड से कोई भी संबंध नहीं है, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। घटना के समय प्रवीण अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की छानबीन के लिए इसको कस्टडी देना जरूरी है, इसीलिए तीसरे आरोपी को भी कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि जो चौथा मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है, जिसकी छानबीन में मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो जुटी हुई है, क्योंकि उसी ने इस पूरे हत्याकांड के लिए प्लानिंग की थी, लेकिन वो अभी फरार है। इसके लिए 15 टीमें भी बनाई गई है जो जगह जगह छानबीन कर रही है और गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो छानबीन है वो मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि कब तक चौथे आरोपी की गिरफ्तारी होती है और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी गई थी, इस पूरे मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है कब तक सुलझाती है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। बाबा सिद्दीकी की हत्या बिहार में सियासी हलचल मचा दी है। लगातार महागठबंधन के जो नेता हैं वो हमला कर रहे हैं एनडीए पे, जहां का उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां पे आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो। वहीं एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि गुलशन कुमार की हत्या होती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है तो विपक्ष कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है तो ये हाय तौबा मचाते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और उस अपराधियों को सजा देने के बजाय हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये एक क्राइम है। और जो इस तरह से अपराध न सिर्फ बिहार में बल्कि मुंबई ऐसे शहर में भी बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ और बढ़ती चली जा रही है, तो अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को गिरफ्तार कर सीखचों के पीछे करें। राजनीति तो वो कर रहे हैं, जबकि जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, बिहार हो महाराष्ट्र हो, वहाँ पे सरकार नाकाम है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धारा 268 के तहत लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की इसी साबरमती जेल में रखने का आदेश दिया था और तब से ही लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की इस साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अलग अलग मामलों में उसका नाम आता रहा है, लेकिन पुख्ता तौर पर ये जानकारी है जेल प्रशासन के द्वारा कि लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, बैरक नंबर 4 में रखा गया है और यहाँ पर गुजरात पुलिस की द्वारा 4 बार चेकिंग की जाती है। इसके अलावा एटीएस के द्वारा भी समय समय पर चेकिंग की जाती रही है। अब कई राज्यों की पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेना चाहती है, लेकिन अब तक किसी राज्य की पुलिस को सफलता नहीं मिली है। मुंबई में हुए हादसे के मामले में भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है, लेकिन ना तो इसकी औपचारिक पुष्टि की गई है और ना ही जेल प्रशासन इसकी पुष्टि कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी हाई सिक्योरिटी में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है, तब लॉरेंस बिश्नोई के नाम का कौन उपयोग कर रहा है, यह जांच का विषय है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। राहुल गांधी समेत तमाम महाराष्ट्र के बड़े नेता
प्रभारी सभी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्य तौर पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसको धार कैसी दी जा सकती है, मैनिफेस्टो में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे लाए जा सकते हैं जो कि जनता की बीच के मुद्दे हो, साथ ही साथ मौजूदा जो लॉ एंड ऑर्डर है महाराष्ट्र के अंदर उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की गई है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी कई बैठकें होंगी जिसके अंदर जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको पूर्ण रूप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संबंधित विजयपुर और बुधनी में डेरा डाल दिया है। बुधनी में कहें तो अरुण यादव कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ एक पूरी टीम ने डेरा डाला हुआ है। 2 दिन तक वहाँ रहेंगे। इसके साथ साथ अगर विजयपुर की बात करें तो वहाँ खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ 2 दिन प्रवास करेंगे और वहां पर ब्लॉक स्तर पर बैठकें लेंगे। दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखें तो आज बीजेपी ने बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की, जिसमें कि संबंधित उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई और एक पैनल तैयार किया गया है। उस पैनल को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व इस पर अंतिम तौर पर फैसला रहेगा। अब देखना यह है कि बुधनी में भाजपा का उम्मीदवार कौन होता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अच्छे परिणाम की उम्मीद में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक झारखंड प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में सोमवार को हुई। बैठक में शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रभारी हैं चुनाव के और सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा भी मौजूद रहे। संयोजक जो हैं वो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कुल 29 विभागों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है चुनाव प्रबंधन के बाबत, उन जिम्मेदारियों का आकलन किया गया, तमाम तरह की बातें की गई और वो रणनीतियां बनाई गई जिस रणनीति के तहत पूरे चुनाव के दौरान चुनाव का प्रबंधन देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी थोड़ी सतर्क भी है और कहीं न कहीं सावधान होकर वो चाहती है कि किसी तरह की कोई चूक इस बार के चुनाव में नहीं रह जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक के बाद समिति के संयोजक सुनील सिंह जी चतरा के पूर्व सांसद हैं, इनसे बात करते हैं। जो बैठक का लबोलवाब अगर कहा जाए तो किस तरह की बातें हुई, क्या निर्णय हुआ? चुनाव में जो विभिन्न प्रक्रिया होती है समग्र रूप से आप समझिए कि संगठनात्मक, नेताओं का प्रवास, नेताओं का दौरा, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, चुनाव को कैसे संचालित करना चाहिए, तो जो समग्र चुनाव संचालन की प्रक्रिया होती है उसकी विस्तृत बैठक हुई और इस दृष्टि से हमने लगभग 29-30 विभाग बनाए हैं। उन विभागों की समीक्षा, किस विभाग को क्या कार्य करना है, किसको क्या काम करना है। कोई भी चुनाव प्रबंधन तभी कारगर होता है जब इन कठिनाइयों को दूर करे। तो इस दृष्टि से हर स्तर पर, चाहे वो प्रशासनिक तालमेल बनाना हो, संगठनात्मक तालमेल बनाना हो, चुनाव कार्यालयों से तालमेल बनाना हो, तो इस स्तर पर हमने पूरी संरचना खड़ी की और विचार किया। 3 दौर में चुनाव होगा, तो ऐसे हालात में पूरा प्रबंधन किस तरह से हर दृष्टिकोण से सफल रहे, इसके लिए रणनीति बनी और कुल मिलाकर 29 से 30 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरह से चुनाव में प्रबंधन किया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। झारखंड में विधानसभा के चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। हमारे साथ दुमका से सांसद नलिन सोरेन हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, क्या रणनीति बनी है? देखिए, हम लोग का जो यहाँ तो संगठन हम लोग का पूरे 24 जिला के अंतर्गत है और हम लोग संगठन मजबूत है हम लोग का संगठन
और संगठन के आधार पर हम लोग पूरे जितना भी कार्यकर्ता साथी सबको यही निर्देश देते कि संगठन के तहत में काम करना और हम लोग को जीतना। पूरा जो है न जो काम हेमंत ने और सरकार ने जो काम किया है, गरीब से बच्चों से लेके बूढ़े तक, बुजुर्गों तक के लिए जो भी योजना बनाई है ये लाभदायक है और चुनाव में ये काम करें। सरकार का जो कामकाज है, जितने भी सरकार के कामकाज हैं, उन कामकाजों को लेकर के जो पार्टी है, मजबूत संगठन पार्टी का है, वो जनता के बीच जाएगा और लोगों से अपील करेगा कि ज़्यादा बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने का मौका दिया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कथित आरोपी अभिषेक वैनफल्ली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक वैनफल्ली को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इससे पहले अभिषेक वैनफल्ली के अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट समय समय पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते रहा है। अंतरिम जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक वैनफल्ली को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों के संपर्क में आएगा। इन्हीं शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिली हुई थी, जो नियमित जमानत पर भी लागू रहेगा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का अभिषेक वैनफल्ली पालन करता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते हुए पॉल्यूशन से निपटने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है और 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस कैंपेन की शुरुआत जब हुई तो उस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि उनकी कई टीमें ग्राउंड पर उतरी हुई हैं और उनकी लगातार कोशिश है कि जो भी साइट इस तरीके के 14 सूत्रीय जो विंटर एक्शन प्लान है उसके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये पूरा कैंपेन चल रहा है और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय खुद सड़कों पर इसके लिए उतरे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी 14 सूत्रीय डस्ट कंट्रोल नियम जारी किए गए हैं उसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। और 13 विभागों की लगभग 523 टीमें इसके लिए बनाई गई हैं जो अलग अलग निर्माण इलाकों में निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी। और आप देखिए यही वो साइट है, ये राम मनोहर लोहिया की ये जो बिल्डिंग है इसका नया ब्लॉक इसका निर्माण चल रहा है और इसकी जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया और साथ ही 14 सूत्री नियमों का उल्लंघन करने के लिए इसको नोटिस भी जारी किया गया है। आपको मैं बताऊं कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत बायो डिकम्पोजर का छिड़काव, पौधारोपण और पटाखों पर बैन जैसे तमाम कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कई सारी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ये स्याह तस्वीर है कि अभी भी यहाँ पर ये जो एंटी स्मोक गन है वो बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर साइट पे काम चल रहा है। कैमरा सहयोगी आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी आलोक सक्सेना से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाएं। देखिए एंटी स्मोक गन यहां पर बंद पड़ी हुई है जिनको कंस्ट्रक्शन साइट पर चालू रखने का नियम है जो कि 14 सूत्री नियम का ही एक हिस्सा है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से कमर कसी हुई है। उनकी कोशिश है कि राजधानी दिल्ली में सर्दियों से ठीक पहले पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, जिससे आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। वाराणसी में डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। वाराणसी में डेंगू के लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों तक डेंगू के मरीज पटे पड़े हैं। वाराणसी में डेंगू से लड़ने के लिए प्रशासन ने कई प्रकार के इंतजाम किए हैं, जिसमें सरकारी अस्पतालों में बेड रिजर्व कर डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए जगह जगह एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके बावजूद डेंगू के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे प्रशासन चिंतित हो गया। वहीं प्रशासन ने निजी अस्पतालों में डेंगू को लेकर की जाने वाली मनमानी पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश दिया है। वाराणसी के सीएमओ की ओर से वाराणसी के सभी निजी चिकित्सालयों को एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल
पालन करने का निर्देश दिया गया। इसमें खास तौर पर ये बताया गया है कि डेंगू मरीजों के टेस्ट और प्लेटलेट चढ़ाने के लिए जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं उसका प्राइवेट अस्पताल पूरी तरीके से पालन करें, और अगर प्रोटोकॉल पालन करते हुए नहीं पाया गया और किसी मरीज की शिकायत मिली तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में बड़ा डिसीजन लेते हुए मुंबई के सभी 5 टोल नाके पर टोल माफी देने का फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में एक ब्रीफ नोट रखते हुए कहा कि लाखों गाड़ियां हमेशा एमएमआर रीजन से मुंबई में प्रवेश करती हैं और ऐसे में ये काफ़ी दिनों से लोगों की मांग थी कि मुंबई के अंदर प्रवेश करने वाले 5 टोल नाके पर टोल माफ़ी दे दी जाए, जिसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि सभी हल्के वाहनों को अब मुंबई में प्रवेश करते समय मुंबई के 5 टोल नाके पर टोल नहीं देना पड़ेगा। राज्य सरकार के डिसीजन के बाद जगह जगह बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के लोगों ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। उत्तर प्रदेश का बहराइच के लिए काला दिन था। कारण साफ है कि धार्मिक विसर्जन में हुए दंगे से आज पूरा वो जनपद जलता रहा। एक युवक की मौत हो गई थी। उसी युवक के मौत को लेकर लोगों में आक्रोश था। लगातार आगजनी प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, निर्देश दे रहे हैं। साथ ही जो उनके आला अधिकारी है वो वहां पहुंच गए हैं और उनकी कोशिश है कि बहराइच के जो स्थिति बनी है उसको कंट्रोल किया जाए और बहुत हद तक वहां की स्थिति अब कंट्रोल में है। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।